ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जहां खून के रिश्तों से ज्यादा बैंक बैलेंस की अहमियत होती है। ये दास्तान है कानपुर के एक रिटायर्ड हेडमास्टर रघुनाथ जी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसूलों और अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें वही मिला जो आजकल के ज्यादातर बुजुर्गों के नसीब में होता है: तिरस्कार और अकेलापन। एक पिता का त्याग और बेटों की बेरुखी। रघुनाथ जी ने अपने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते बेटे सुमित को पढ़ाया लिखाया और उसे एक कामयाब इंजीनियर बनाया। जब सुमित की शादी हुई तो बहू रिया घर आई। रघुनाथ जी को लगा कि अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर उन्होंने शहर के पॉश इलाके में सुमित को एक शानदार फ्लैट दिलवा दिया। लेकिन पत्नी के गुजरने के बाद रघुनाथ जी उस बड़े से फ्लैट में एकदम अकेले पड़ गए। घर के सबसे छोटे और सीलन भरे कमरे में उनकी खटिया डाल दी गई। सुमित और रिया की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक रघुनाथ जी को हर चीज के लिए तरसना पड़ता था। रिया अक्सर ताने मारती, बाबूजी आप दिन भर खांसते रहते हैं, मेहमान आते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है, आपको तो गांव के पुश्तैनी घर में ही रहना चाहिए था। सुमित भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता। रघुनाथ जी चुपचाप आंसू पीकर रह जाते। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसी बेटे को अपने पिता का साया भी बोझ लगने लगा था। ओल्ड एज होम की खौफनाक साजिश। एक रात रघुनाथ जी को प्यास लगी। वे पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकले तो सुमित और रिया के कमरे से आवाजें आ रही थीं। सुमित कह रहा था, रिया, बाबूजी की वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाते और उनकी दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। मैंने शहर के बाहर एक ओल्ड एज होम बात कर ली है, अगले हफ्ते बाबूजी को वहीं शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर रघुनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपनी पेंशन और पीएफ के पैसों से खरीदी थी, उसी घर से उन्हें बेदखल करने की तैयारी हो रही थी। वो रात उन्होंने रोते हुए गुजारी, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो रघुनाथ जी के अंदर का मजबूर पिता मर चुका था और एक होशियार इंसान जाग उठा था। एक पुराना दोस्त और मास्टर स्ट्रोक। रघुनाथ जी चुपचाप घर से निकले और अपने पुराने दोस्त वकील शर्मा जी से मिलने कचहरी पहुंच गए। उन्होंने शर्मा जी को सारी बात बताई और फूट फूट कर रो पड़े। शर्मा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रघुनाथ, आज के जमाने में लोग इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की इज्जत करते हैं। तुम्हारे बेटे बहू को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। अब तुम्हें उनके लालच का ही हथियार बनाना होगा। शर्मा जी ने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह एक पोस्टमैन रघुनाथ जी के घर आया। उसने एक मोटा सा लिफाफा रघुनाथ जी को दिया। उस पर लाल अक्षरों में कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय लिखा था। सुमित और रिया की नजरें उस लिफाफे पर टिक गईं। रघुनाथ जी ने लिफाफा खोला, उसमें से कुछ स्टैम्प पेपर निकाले और जानबूझकर बड़बड़ाने लगे। शर्मा जी भी कमाल करते हैं। गांव की उस बंजर जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई है और बैंक के लॉकर में रखे पुश्तैनी सोने का वैल्यूएशन भी 50 लाख निकल आया। ये सुनना था कि सुमित और रिया के कान खड़े हो गए। सुमित ने तुरंत पूछा, बाबूजी, कौन सी जमीन, कैसा सोना? रघुनाथ जी ने सख्ती से कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने तो कल मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ही ली है। मैं ये सारी दौलत किसी अनाथालय के नाम कर रहा हूं। मैं आज ही शर्मा जी को वसीयत बनाने के लिए कह देता हूं। लालच ने बदला घर का माहौल। 2 करोड़ की जमीन और 50 लाख के सोने का नाम सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया तुरंत दौड़कर रसोई में गई और रघुनाथ जी के लिए ड्राई फ्रूट्स वाला दूध ले आई। सुमित ने रघुनाथ जी के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको वृद्धाश्रम कौन भेजेगा? वो तो मैं किसी और की बात कर रहा था। आप हमारे भगवान हैं। उसी दिन रघुनाथ जी का सामान उस सीलन भरे कमरे से निकालकर घर के सबसे शानदार गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जो बहू उन्हें सूखी रोटी देने में भी मुंह बनाती थी, वो अब सुबह शाम पूछ पूछ कर खाना बनाने लगी। बाबूजी, नाश्ते में हलवा खाएंगे या पराठे? रघुनाथ जी सब समझ रहे थे। वो जान चुके थे कि ये सेवा उनकी नहीं, उस अदृश्य 2.5 करोड़ रुपए की हो रही है। शर्मा जी हर महीने एक फर्जी सरकारी चिट्ठी भेज देते, जिससे सुमित और रिया का लालच और मजबूत होता जाता। रघुनाथ जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 3 साल उसी घर में राजाओं की तरह बिताए। उन्हें समय पर दवा, अच्छा खाना और झूठा ही सही पर सम्मान मिलने लगा था। उन्होंने इस झूठे सम्मान को ही अपनी नियति मान लिया था। वसीयत का खुलना और सच्चाई का आईना। एक रात रघुनाथ जी को दिल का दौरा पड़ा
और वे शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुमित और रिया ने उनका अंतिम संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया ताकि समाज को दिखा सकें कि वे कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो बस वो वसीयत और बैंक का लॉकर घूम रहा था। 13वीं के अगले ही दिन सुमित और रिया सीधे वकील शर्मा जी के दफ्तर पहुंचे। सुमित ने बेसब्री से पूछा, शर्मा अंकल, बाबूजी की वसीयत और उस लॉकर की चाबी हमें दे दीजिए। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा सुमित के सामने रख दिया और कहा, तुम्हारे बाबूजी ने यही वसीयत तुम्हारे नाम छोड़ी है। रिया ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कोई सोने चांदी के जेवर या जमीन के कागज नहीं थे। अंदर सिर्फ रघुनाथ जी का पुराना टूटा हुआ चश्मा, उनके हाथ की घड़ी और एक चिट्ठी रखी थी। सुमित ने झट से वो चिट्ठी खोली। उसमें रघुनाथ जी की कांपती हुई लिखाई में लिखा था, मेरे बेटे सुमित और बहू रिया, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे पास न तो गांव में कोई 2 करोड़ की जमीन थी और न ही कोई पुश्तैनी सोना। मेरी जिंदगी की इकलौती कमाई तुम थे और मेरी आखिरी जमा पूंजी से मैंने तुम्हें यह फ्लैट दिला दिया था। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे घर से निकालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने दौलत का नाटक किया तुम दोनों बदल गए। मैंने अपने आखिरी दिन बहुत आराम से बिताए, लेकिन मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहा कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया। तुमने मेरी उस झूठी दौलत की सेवा की। मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूं और तुम्हारे लिए इस खाली बक्से में सिर्फ अपनी यादें छोड़ जा रहा हूं। पैसे से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। दौलत से तुम झूठी सेवा तो करवा सकते हो, लेकिन किसी की दुआएं नहीं खरीद सकते। खुश रहना। खाली बक्सा और उम्र भर का पछतावा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित के हाथों से कागज छूटकर जमीन पर गिर गया। रिया फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पिता ने उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, वे उसके प्यार को पैसों के तराजू पर तौलते रहे। अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो लोहे का खाली बक्सा जिंदगी भर उन्हें उनके मरे हुए ज़मीर की याद दिलाता रहेगा।